एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते थे तो उनके सामने स्पष्ट हो गया था कि उनका पाला कोई जंगली लोगों से नहीं पड़ा हुआ है। उनका वास्ता एक ऐसी सभ्यता से पड़ा है जो सभ्यता 5000 साल पुरानी है, और उस सभ्यता ने विश्व को जो चीजें 5000 साल पहले थी, जब तक के अंग्रेजी सभ्यता पैदा तक नहीं हुई थी, चाहे वो वासुदेव कुटुंबकम था, चाहे वो सर्वधर्म संभाव था, चाहे वो अतिथि देवो भव था। इसलिए वो ये जानते थे कि भारत पे अपना वर्चस्व वो तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक कि वो ये साबित ना करें कि भारत के बारे में ये सब चीज मिथक है, ये सब चीज झूठी है। और इसलिए उन्होंने हर तरीके की चीज, चाहे वो आर्य इन्वेजन थ्योरी हो कि भारत के ऊपर आर्य आए, आर्य यूरोप से गए, यूरोपियों ने आके भारत के अंदर बनाया जो भी कुछ पुराना था, इसलिए उसके लिए चाहे मैक्स मुलर को आगे लाएं, चाहे किसी और को आगे लाएं, बहुत से अंग्रेजी इतिहासकार इसमें आगे लगे लेकर के आकर के साथ भारत में तो ये। और जबकि आज जो है, देखिए राखी गढ़ी में जो डीएनए के टेस्ट हुए हैं वो सब चीजें साबित कर चुकी हैं कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है ये एक बकवास है। ये निहायत भारत को बांटने के लिए ये एक थ्योरी और भारत पे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने बनाई थी। रोमिला थापड़ जैसे जो इतिहासकार हैं ये केवल ओरिएंटल स्कूल से ही प्रभावित नहीं है, ये प्रभावित हैं मार्क्सवादी विचारधारा के साथ। ओरिएंट स्कूल ने और जो ये उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, इन्होंने तो भारत की सत्ता को, भारत की कोई भी अच्छी चीज को कभी स्वीकार ही नहीं किया। वो तो ये भी नकारते थे कि भारत नाम का कोई देश था। और इन लोगों ने, ये जो इतिहासकार हैं रोमिला थापड़ जैसे, ये उनसे 2 कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने 1853 के अंदर ये कहा था कि भारत का तो कोई इतिहास ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जो इतिहास है वो सिर्फ उनका इतिहास है कि इस देश के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं, तो इसका इतिहास सिर्फ आक्रमणकारियों का इतिहास है। और सवाल ये उठता है कि अब देश पे कौन राज करेगा? अंग्रेज राज करेगा, तुर्क राज करेगा, रूसी राज करेगा, या वो पर्शिया का व्यक्ति राज करेगा? और वो अंग्रेज कर रहे हैं। तो दूसरी बात कार्ल मार्क्स ने जो कही थी, वो भारत की सब चीजों को झुठलाते हुए ये तक कहा कि ये तो इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये आदमी, मनुष्य होकर के ये गाय और बंदर की पूजा करते हैं। तो ये जितने व्याख्यान कार्ल मार्क्स ने भारत के बारे में दिए थे, और ध्यान रखिए कि ये सारे व्याख्यान कार्ल मार्क्स ने जो भारत के बारे में दिए थे, ये अंग्रेजी अफसरों ने जो भारत के बारे में कहा था उसके ऊपर आधारित था। तो ये एक बड़ा बढ़िया तालमेल दिखाई देता है कि जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं और जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इनकी ये समीक्षण है इन लोगों का कि जो मिल करके दोनों भारतीय इतिहास का सत्यानाश करने में लग गए। और मार्क्सवादियों का जो सिद्धांत है वो तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र नाम की चीज ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपना सर्वहारा की वो सत्ता स्थापित करनी है क्रांति करके, तो उसके लिए वो जो भी हथकंडा है इस्तेमाल करेंगे, और इतिहास को तथ्यों पे आधारित ना करके अपनी विचारधारा के हिसाब से ये लोग इतिहास का तोड़ मड़ोड़ करते हैं। हम फेल नहीं हुए, हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे थे, जिस दौर के अंदर हालांकि देश में छोटी छोटी रियासतें उस समय बन गई थी, एक केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय भी इतनी मजबूत थी कि सारा विश्व भारत को तब भी सोने की चिड़िया कहता था और भारत की तरफ देख रहा था। दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई कि सब कुछ होते हुए भी अगर हमें किसी ने फेल किया इस देश के अंदर, तो हमारे गद्दारों ने हमें फेल किया। कोई भी युद्ध भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बिना गद्दारों के नहीं जीती। कोई भी युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वीरता से नहीं जीते अंग्रेज। 1857 में भी हम हारे इसलिए कि हमारे यहां गद्दार मौजूद थे। इसलिए इस देश को अगर फेल किया किसी ने, तो हमारे लोगों ने, गद्दारों ने फेल किया अंग्रेजों का साथ दे करके।